आज के कार्यक्रम प्रायोजक हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, यूईएम, जयपुर एंड कोलकाता। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दूरदर्शन के बेहतरीन कार्यक्रम प्रश्नोत्तरी में मैं अपलव सक्सेना आप सभी का और हमारे करोड़ों दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसे कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि सालों से प्रश्नोत्तरी आपके दिलों पर राज करता है, कर रहा है, करता आ रहा है, उसमें भी कोई शक, कोई निसंदेह नहीं है कि हमने स्वस्थ जीवन शैली के लिए, स्वस्थ रहने के लिए एक ऐसा उपहार पूरी दुनिया में दिया जिसको आज हर कोई झुक के प्रणाम करता है। जी, मैं बात कर रहा हूँ स्वस्थ जिससे रहते हैं तन और स्वस्थ तन से मिलता है स्वस्थ मन। मैं बात कर रहा हूँ योगा की। हम सब जानते हैं, अगर योग की हम बात करें तो योग कहता है करे योग रहे निरोग। तो योग करना सिर्फ एक दिनचर्या में हमें शामिल करने लायक एक एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारा ये कर्तव्य है कि हम दुनिया में सबको प्रेरित करें। अब जब बात होती है स्वास्थ्य की तो योग तो आता ही आता है। मन की हम जब बात करते हैं और साथ ही साथ में हम बात करते हैं हमारी बुद्धि और ब्रेन, और प्रश्नोत्तरी उसमें आपकी सहायता करता है। कैसे? क्योंकि प्रश्नोत्तरी लेके आता है बहुत रोचक जानकारियाँ, आपसे साझा करते हैं ऐसे कुछ सवाल जो करंट अफेयर से जुड़े हुए भी हैं। तो आज भी ऐसे कुछ सवाल आएंगे जिसमें हम योगा की बात करेंगे, करंट अफेयर्स की बात करेंगे और बहुत सारी नॉलेज हमारे व्यूअर्स तक शेयर करेंगे। तो इस सफर में मेरे साथ चलने के लिए क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल तैयार हैं। तो एक बार तालियां अपने लिए एक बार जोरदार बजा दीजिए वापस से। तो बढ़ते हैं मेरे पहले सवाल की तरफ। करना क्या है, मैं यहां से सवाल पूछूंगा, आपको अपना हाथ खड़ा करना है। अगर आपका हाथ कॉन्फिडेंस से खड़ा हुआ तो मैं आपके पास आने का प्रयास करूंगा। सबके पास तो नहीं आ सकता, प्रयास करूंगा। तो मेरा पहला सवाल जो आ रहा है वो आ रहा है कि आपको मुझे बताना है खेलो इंडिया अस्मिता महिला योगासन लीग 2025 की राष्ट्रीय प्रतियोगिता कब एवं कहां आयोजित की गई। आपको मुझे कब बताना है और कहां की गई ये भी बताना है। हाथ खड़े हो चुके हैं, 4 5 6 ही हुए हैं लेकिन हाथ खड़े हो चुके हैं। ओके, यहाँ देखो स्माइल आ गई ना, तो ये मैंने कहा था स्माइल आ गई तो मैं आपके पास आ जाऊंगा। जी सर, 5 से 7 जनवरी हाँ। और न्यू दिल्ली में हुआ था सर। ओके, अपना नाम बताइए। रजत प्रजापत सर। रजत प्रजापत। ओके, सही जवाब है इनका या गलत है? आधो को तो पता ही नहीं, बोले पता नहीं कैसा है, सही होगा, इतने कॉन्फिडेंस से स्माइल के साथ बोल रहे हैं। तो रजत के लिए तालियां जोरदार हो जाएं भी। रजत कॉन्फिडेंट थे, स्माइल थी चेहरे पे, तो कॉन्फिडेंस था, है ना? बिल्कुल सही जवाब है आपका। मेरा सवाल था कि आपको मुझे बताना था खेलो इंडिया अस्मिता महिला योगासन लीग 2025 का आयोजन कब किया गया था और कहाँ किया गया था। आपने जवाब सही दिया, मैं उसको थोड़ा पूर्ण तरह से दे देता हूँ आपको। 5 से 7 जनवरी आपने बिल्कुल सही बताया 2025। जगह क्या थी? नांगलोई नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली। आपने नई दिल्ली बताया था, इसको मैंने पूरा जवाब दे दिया। नई दिल्ली आपने जगह सही बताई थी, इसलिए मैंने आपको अवार्ड दिया है। राष्ट्रीय अस्मिता खेलो इंडिया महिला योगासन लीग 2025, जिसका उद्देश्य खेलों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना और देश भर में विभिन्न आयु वर्गों की महिलाएं जो एथलीट्स होती हैं उनको प्रतिस्पर्धा का अनुभव प्रदान करने के लिए आयोजित किया गया। ये आपको बताना चाहता हूं, इस लीग के अंतिम चरण में 270 से अधिक एथलीट ने भाग लिया। मतलब एक बड़ा नंबर है अगर हम बात करें इस लीग की। तो भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के सचिव श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी ने खिलाड़ियों को बधाई दी और साथ साथ बताया कि भारत में योगासन के बढ़ते महत्व पर जोर दिया जा रहा है, जिसमें सबसे अच्छी बात क्या है, 2026 एशियाई खेलों में इसे शामिल करना भी वन ऑफ दी
बेंचमार्क है जिसको ये स्टैब्लिश करना चाहते हैं। और उन्होंने बताया कि योगासन को अब 2026 एशियाई खेलों जो कि जापान में होने वाले हैं में एक प्रदर्शनकारी खेल के रूप में भी शामिल किया गया है। तो योग हम अपने तक ही नहीं रख रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उल्लेख था योग को लेकर के, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, उन्होंने कहा था कि ये एक ऐसी पद्धति है जिस पे कोई ट्रेडमार्क, कोई पेटेंट नहीं है, हम पूरी दुनिया में इसको बांटना चाहते हैं। और आप देख रहे हैं कि अब ये एशियाई खेलों तक पहुंच रहे हैं। तालियां एक बार जोरों से हिंदुस्तान के लिए बजा दीजिए। आपने आमतौर पे देखा होगा बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन भी इसके बारे में बात करते हैं। अब क्या है, मैं भी इस सवाल पे आऊँगा। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी इसको अपनाते हैं, बहुत सारे लोग इस पर्टिकुलर योगासन को अपनाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सूर्य नमस्कार की। कितने लोग सूर्य नमस्कार करते हैं या जानते हैं सूर्य नमस्कार के बारे में? ओके, अप्रॉक्सीमेटली 50% 60% लोग जानते या करते हैं। तो अपने आप में बताता है, यहाँ प्रेजेंट अगर 60% लोग कर रहे हैं तो कितना फेमस है, कितना पॉपुलर है। मेरा सवाल सूर्य नमस्कार से जुड़ा हुआ आ रहा है। आपको मुझे ये बताना है कि सूर्य नमस्कार में कुल कितने चरण होते हैं? हाथ, तो भाई 60% लोग करते हैं तो 60% हाथ भी खड़े होंगे, बट स्माइल 100% चाहिए और कॉन्फिडेंस भी। तो जैसे मैंने बोला स्माइल 100% चाहिए, प्यारी सी बच्ची बोले ही हाँ मैं आ गया हूँ के पास में, ये ऐसे हाँ उधर देख के बताइए। 12 चरण होते हैं। 12 चरण होते हैं। माइक थोड़ा ऊपर करिए। नाम क्या आपका? राधिका। राधिका, सही जवाब है? सही जवाब है इनका। अवार्ड दे दिया जाए फिर राधिका को। ताली एक बार राधिका के लिए जोरदार हो जाए। राधिका पानी वानी पी लेना, रिलैक्स। डर गई थी एकदम से, हाथ खड़ा किया तो ये एक्सपेक्टेड था कि मैं आऊंगा, या लग रहा था पता नहीं आऊंगा, बट जवाब सही है। एक बार तालियां प्लीज बजा लीजिए इनके लिए। जी हाँ, सूर्य नमस्कार आज के टाइम पे सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड इसको किया जाता है। एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज इसको मानी जाती है। बताना चाहता हूँ कुल 12 चरण होते हैं। यह 8 आसनों से और 4 आसनों को दोहराए जाने से मिलकर बना है। यह 12 चरण शरीर के विभिन्न अंगों को सक्रिय करते हैं और शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक संतुलन बनाए रखने में बहुत बड़ा अपना योगदान देते हैं। सूर्य नमस्कार, क्या बात है। योग पद्धति के लिए बस तालियां जोरदार हो जाएं। अब योगा तो बहुत सालों से इंडिया में, हिंदुस्तान में, भारत में किया जा रहा है। आज दुनिया भी इसको मानती है, इसका लोहा मानती है, लेकिन आज योगा भी किया जा रहा है, साथ साथ में टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है। अब आप बोल रहे हो कि योगा टेक्नोलॉजी की बात अपलब आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे बीच में एक एक्सपर्ट आए हुए हैं, उनसे हम इस बारे में जानेंगे कि योगा क्या मतलब टेक्नोलॉजी से भी हम कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं। जानना चाहेंगे मैं किस एक्सपर्ट की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर बिस्वजॉय चटर्जी। आप वाइस चांसलर है एक यूनिवर्सिटी के। तालियां एक बार जोरदार हो जाए सर के लिए प्लीज। मैं आपको बताना चाहता हूं बिफोर आई स्टार्ट माय क्वेश्चन, सर बिस्वजॉय सर, बहुत अच्छा लगा जब मेरे को भी रिसेंटली पता चला 1 2 नहीं 137 बच्चों को लेकर के आप गए थे अभी ऑस्ट्रेलिया, आपने भारत का परचम लहराया। तालियां प्लीज एक बार जोरदार हो जाएं सर के लिए। सर प्रश्नोत्तरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। योगा की बात हम कर रहे हैं, हेल्थ की हम बात कर रहे हैं, लेकिन एआई आज के टाइम पे बहुत एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हर कोई अडॉप्ट करना चाहता है। वर्ल्ड वाइड इसको अडॉप्ट किया भी जा चुका है। लोग एआई के पीछे आज के टाइम पे कोशिश करते हैं लर्न करें। क्या एआई का कुछ कनेक्शन योगा से भी है? और टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए सर प्लीज़। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ मुझे एआई के बारे में ही पूछा जाता है। तो योगा चल रहा था, आई वॉज एंजॉइंग। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आप मुझे पूछोगे कि एआई जो योगा में भी आएगा। जी देखिए, हर जगह पे, हर चीज़ में एआई को यूज़ करने का आज का जो नशा है एक, ये है, हर जगह पे है। और योगा में भी ऐसा नहीं है कि लोग उसका कोशिश नहीं किए हैं। जी, पीपल हैव ट्राइड। तो ये चीज़ है कि जब एक आदमी योगा कर रहा है,
उसका तस्वीर खींच के, वीडियो खींच के, उसका टेक्निक को देख के उसको पर्सनलाइज करना, ये एआई का काम है. एआई इज बिगेस्ट एप्लीकेशन इन एवरीवेयर, इन एवरी फील्ड इज पर्सनलाइजेशन. जी. हर किसी को उसके हिसाब से कराया जाए. तो जो आदमी का जिस चीज में प्रॉब्लम है उसको वीडियो में देख के एनालाइज करके ऑटोमेटिकली सजेस्टिंग कि कौन सा स्टेप आपके लिए अच्छा होगा, ये एआई इन योगा का सबसे बड़ा एप्लीकेशन है. मैं एक चीज यहां पे बोलना चाहूंगा, दो चीज रादर. आई एम सीइंग सम एक्सपर्ट्स इन दिस फील्ड ओवर हियर. तो इसलिए वन थिंग इज हिपोथेरेपी एंड द अदर इज हाइड्रोथेरेपी. और मैं कुछ एक्सपर्ट्स को यहां पे देख पा रहा हूं, इसीलिए बोल रहा हूं. अ पर्सन सिटिंग ऑन अ हॉर्स, घोड़े के ऊपर बैठे हैं और घोड़े राइड कर रहे हैं, राइडिंग अ हॉर्स. जी. उसके पीछे कैमरा फिट हो सकता है, एक चिप फिट हो सकता है. जी. दोनों चिप के जरिए, वो चिप के जरिए और वो कैमरा के जरिए देखा जाएगा कि उसका पोस्चर, उसका मूवमेंट कैसे हो रहा है उस घोड़े के साथ. उस हिसाब से उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा अगर उसका बॉडी पोस्चर में कुछ प्रॉब्लम है. इट इज a use of automation. I will not say directly AI, but at least automation in the field of say medication. Hydrotherapy, same चीज. पानी के नीचे आदमी जब घुसते हैं उसको कैमरा के जरिए या चिप के जरिए स्टडी किया जाए उसका पोस्चर, उस हिसाब से उसको ट्रीटमेंट दिया जाए. तो ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट टोटली डिपेंडेंट ऑन ऑटोमेशन. So these are all applications. I think many other applications are there, but I tried to say कुछ चीज मैं बोलना चाहा जो आज बहुत pronounced है. जी, क्या बात है. तालियां फिर एक बार सर के लिए जोरदार हो जाएं. बहुत बहुत धन्यवाद सर. थैंक यू सो मच सर. सर मैं आपके लिए हमेशा ये बात बोलता हूँ और ये एक बहुत ऐसी बात है जो मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ, आपके समझाने का तरीका, बात को रखने का तरीका. जैसे आपने भी बताया कि आप इस तरह का क्वेश्चन एक एंटिसिपेट कर रहे थे और एक मैंने रैंडम क्वेश्चन पूछा क्योंकि आप एआई, मुझे पता है एआई आपका एक फेवरेट सब्जेक्ट है, फिर भी इस बखूबी इस सब्जेक्ट को लेकर के हमें एक्सप्लेनेशन देना और व्यूअर्स तक अपनी बात को इस सरलता से पहुँचाना. एक बार तालियां दिल से ज़ोरों से बजा दी सर के लिए. चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है क्योंकि लग रहा है कि बस गिफ्ट हमारे तरफ भी आ जाए. तो वो मौका, हाँ हंसी आ चुकी है, वो मौका आपके पास आने वाला है. मेरा अगला सवाल मैं लेकर के आ रहा हूँ. आपको मुझे बताना है कि वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि इंटरनेशनल योगा डे की थीम क्या निर्धारित करी गई है. थीम क्या निर्धारित करी गई है ऑन इंटरनेशनल योगा डे 2025. हाँ, तो ये तो सीरियस. इधर से ले लेते हैं, पीछे मैं आने आया ना, सबसे पीछे वाले के पास जाता हूँ मैं. नहीं मैं आ जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है. मतलब मेरे पास ये, बट इनका भी हाथ देखो कितना नहीं आया तो ऊपर अभी. जी आ गया मैं. एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग. ओके, आपका नाम बताइए. योगेश यादव. योगेश से योगा वाला क्वेश्चन आया मतलब, है ना? अच्छा, बिल्कुल सही जवाब है. सही जवाब है इनका. आवाज नहीं, अच्छा आदो को वही वाली बात है ना, कुछ को पता नहीं है. सही जवाब है. योगेश के लिए एक बार तालियां जोरदार हो जाएंगी. जी हाँ, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, बिल्कुल सही जवाब आपने हिंदी में दिया. एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग. जैसे मैंने आपको बताया था कि भारत की मंशा है, भारत चाहता है कि हर किसी देश तक ये बात पहुंच चुकी है. योगा अब आज अननोन नहीं है किसी विदेश में, लेकिन और लोग योग पद्धति से जुड़ें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें. इसको बढ़ावा देने के लिए इस थीम की तरफ 2025 में रुख किया गया. बताना चाहता हूं इस थीम का उद्देश्य योग के माध्यम से वैश्विक स्वास्थ्य और पर्यावरण संतुलन को बढ़ावा देना है. और साथ ही साथ में आपको बताना चाहता हूं कि इंटरनेशनल योगा डे एवरी ईयर, हर साल 21 जून को मनाया जाता है. पूरे देश में, पूरी दुनिया में मनाया जाता है. इस त्यौहार के लिए, इस उत्सव के लिए, क्योंकि 21 जून को मनाया जाता है. तालियां एक बार जोरदार बजा दीजिए.
चलिए, बिफोर आई प्रोसीड मैं अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ूं, मेरे को एक एक्सपर्ट और मेरे सामने दिखाई दे रही है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा हमारे बीच में आए। आप एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, एक डॉक्टर हैं, और आज इनसे भी जानेंगे कि योग कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल हार्ट की जो समस्याएं वो बढ़ती जा रही हैं, तो इनसे थोड़ा सा इनका समाधान भी जानेंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए डॉक्टर सौम्यता मैम के लिए, तालियां भी एक बार जोरदार हो जाएं। सौम्यता मैम, वेलकम टू प्रश्नोत्तरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, योगा को हेल्थ से रिलेट किया जाता है, आप एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं। जैसे मैंने अभी जब आपको मैं यहाँ इनवाइट करा था तो मैंने एक बात कही कि हार्ट डिजीज़ बढ़ रहे हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स देखी जा रही है कि बढ़ रही है, तो इसका एक कहा जाता है ना मेडिकल टर्म में, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो क्या क्या प्रिवेंशन है इसका, और क्या योग इसमें कुछ पार्ट कर सकता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज़। जी नमस्कार। सबसे पहले तो अपलव जी, मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ इस बेहतरीन एजुकेटिव प्रोग्राम के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपका सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि क्या हार्ट डिजीज़ेस प्रिवेंटेबल हैं, और इस सवाल की इम्पॉर्टेंस इस फैक्ट में है कि वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में सबसे बड़ा कॉज ऑफ डेथ हार्ट डिजीज़ेस है। अनफॉर्चुनेटली हर 3 मृत्यु में से एक का कारण हार्ट या हार्ट से संबंधित बीमारी होती है। और लेकिन एक अच्छी बात ये है कि इनमें से 80% डेथ्स यानी कि 10 में से 8 जनों की कार्डियक डेथ हम बचा सकते हैं अगर हम टाइमली एक्शन लें, टाइमली इसको डायग्नोस कर लें और टाइमली अपने लाइफस्टाइल को सुधार लें। तो किसी भी बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस बीमारी के रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं जी। और हार्ट की बीमारियां, हार्ट से संबंधित बीमारियां मल्टीफैक्टोरियल होती हैं, यानी इसके कई कारण होते हैं, सिर्फ एक कारण नहीं होता। तो जो कारण है जिनके वजह से हार्ट से संबंधित बीमारियां होती हैं, उसको हम ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे कारण जिसमें हमारा कंट्रोल होता है, जिन्हें हम मॉडिफाइबल कारण बोलते हैं, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं, जिन्हें कुछ हद तक या फिर पूरी तरीके से हम अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। ओके। और दूसरे होते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, यानी जिस पे हमारा कोई बस नहीं है लेकिन हमें उसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, जैसे कि हमारी उम्र, हमारा जेंडर या फिर हमारी फैमिली हिस्ट्री, कोई बीमारी हमारे परिवार में रन कर रही है और हमने उसको इनहेरिट किया हो, या फिर नॉर्मल एक जेनेटिक्स कि हम पैदाइशी इस बीमारी के साथ पैदा हुए हैं। तो जो हमारे हाथ में, हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए, यानी मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी डाइट, हम क्या खाते हैं। एक इंग्लिश में स्टेटमेंट होता है कि यू आर व्हाट यू ईट। इस स्टेटमेंट से पता चलता है कि हमारी डाइट, हमारा न्यूट्रिशन हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, अब वर्ल्ड योगा डे भी आ रहा है, तो हमें अपने हेल्थ को लेकर के अवेयर रहना चाहिए। और प्रोसेस्ड फूड, जो भी पैकेज्ड फूड आपको मार्केट में मिल रहा है, ट्रांस फैट से जो रिच फूड है, यानी कि ऐसा फूड जिसको बार बार तला जा रहा है, क्योंकि वो ट्रांस फैटी एसिड का बहुत बड़ा सोर्स होता है, जैसे कचौरी, समोसे, इन सब को अवॉइड करना चाहिए। और जितना हो सके सैलड, सलाद, रॉ वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स और मोटा अनाज हमें खाना चाहिए। रिफाइंड फूड, इन सब से, चीनी से, मैदा से, इन सब से दूर रहना चाहिए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी हम बहुत ज़्यादा अभी बात कर रहे हैं, व्यायाम, जिसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट योगा है। तो व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओबेसिटी, मोटापा, ये रिस्क फैक्टर सिर्फ हार्ट की डिजीज़ के लिए नहीं है, ब्रेन डिजीज़, मस्तिष्क घात, जिसको हम ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं, पैरों की नाड़ियों में ब्लॉकेज, जिससे आगे जा कर के गैंग्रीन हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे कैंसर्स का भी कारण मोटापा होता है। और इसका फाउंडेशन, मतलब कि मोटापे को कंट्रोल करना बचपन से ही होना चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसी स्टडीज़ आई हैं जिसमें पता चला है कि चाइल्डहुड ओबेसिटी, यानी बचपन का मोटापा, आगे जाकर आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कैंसर, हार्ट और ब्रेन से संबंधित बीमारियों के लिए रिस्क पे रखता है जी। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रेस मैनेजमेंट, वर्क लाइफ बैलेंस। इसमें भी योगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि योगा सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है। जैसे हमने बात की, एक फिजिकल वेलबींग, आपकी मेंटल वेलबींग और स्पिरिचुअल वेलबींग, क्या कह सकते हैं, इमोशनल वेलबींग, सबके लिए योगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज ये आपको अपनी लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। एटलीस्ट 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स आपको डेडिकेटेड एक अपना वर्कआउट रूटीन निकालना चाहिए, चाहे वो कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज हो। वेरी नाइस मैम जी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तालियां प्लीज एक बार जोरदार हो जाए मैम को। थैंक यू सो मच मैम।
तो अब एक डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया है तो हमें उन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है। एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, उसको इग्नोर नहीं करना है। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, उसको भी इग्नोर नहीं करना है। और अगर आपको फिर भी लगता है कि येस दिस इज़ अ टाइम कि मुझे डॉक्टर के पास जाए कंसल्ट करना है, तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं, उसमें देर ना करें, क्योंकि जान है तो जहान है। और फिर दिल तो हमारे लिए वैसे भी बड़ा कीमती होता है। यंगस्टर्स बहुत बैठे हैं, समझ रहे होंगे ना बात को। तालियां अपने लिए बजा दीजिए एक बार। तो सवालों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन क्यों ना एक प्रस्तुति बीच में ली जाए। तैयार है आप लोग? तो चलते एक रंगाना डांस प्रस्तुति की तरफ। ताली एक बार जोरदार हो जाए प्लीज। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ। ये भी योगा से जुड़ा हुआ आ रहा है। आपको मुझे बताना है योग का सबसे पहले ग्रंथ, जो पहला ग्रंथ है, कौन से ग्रंथ को माना जाता है? फर्स्ट एवर ग्रंथ कौन सा माना जाता है? उस ग्रंथ का आपको मुझे नाम बताना है। पड़ोसी से जवाब ना पूछें, कृपया अपने हाथ खड़ा करें, आपका भला होगा। कितना? हाँ बिल्कुल सर, सब यह है। यहां आपको दे दूं, और लोग तो यहां पर ताली बजाने के लिए आए हैं। पीछे से लेते हैं। इनका भी हाथ फिर खड़ा हुआ था, मैंने स्माइल पेन को टोक दिया था। जी, योग सूत्र। नाम बताइए अपना। सूर्य प्रताप सिंह। सूर्य प्रताप सिंह, क्या बात है, सही जवाब है। सही जवाब है इनका। अब पता है लोगों को पता तो है, बट बड़ा दुख से बोल रहे हैं यस, उनका टर्न नहीं आया इसलिए।
तालियां एक बार जोरदार बजा दीजिए इनके लिए। नहीं मतलब आएगा टर्न, आपका भी आएगा, पर उनके लिए बिल्कुल सही जवाब है। और आपको बताना चाहता हूँ, योग सूत्र महर्षि पतंजलि द्वारा रचित एक ग्रंथ है। यह योग का पहला व्यवस्थित ग्रंथ माना जाता है। और अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें योग की परिभाषाएं, उद्देश्य, विधियां और परिणाम को विस्तार स्वरूप बताया गया है। यह ग्रंथ योग के 8 अंगों का वर्णन करता है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि शामिल हैं। मेरे साथ साथ रिपीट भी कर रहे थे लोग, वापस रिपीट कर सकते हैं एक बार? तो करते हैं एक बार करके ना, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा शामिल है। ताले अपने लिए एक बार जोरदार बजा दीजिए। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ। मेरा अगला सवाल जो आ रहा है वो आ रहा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका में किस वर्ष योग दिवस मनाया गया? मतलब वो उस साल में वहाँ थे, उन्होंने योग दिवस मनाया। मेरा सवाल आ रहा है वो कौन सा वर्ष था? डेट भी बता देंगे, ईयर भी बता देंगे तो फिर बढ़िया। और भी लोग आए हैं, देखो उनकी तरफ देखो, और भी लोग आए हैं। बोले यस सर मैं तैयार हूं, सारे अवार्ड मैं अपने घर लेके जाऊंगा आज। हाँ आप नीचे कर दो। और भी लोग हैं। अच्छा आ जाता हूं, देख रहे। हाँ ऐसे गुस्सा नहीं, हाँ हंसते हुए। सवाल क्या था मेरा? नरेंद्र मोदी जी द्वारा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में योगा दिवस कब मनाया? हाँ जी, हाँ जी, नहीं स्टार्ट नहीं किया गया था, कब उन्होंने मनाया था? हाँ 21 जनवरी 2015। 2015 में मनाया था। ओके ठीक है। और कोई ट्राई करना है तो मैं आता हूँ के पास में, हो सकता है ये सही जवाब है, नहीं है मुझे नहीं पता। खड़े नहीं, बैठे रहो बैठे रहो, सजा नहीं मिली आपको। पीछे से आवाज आई खड़े रहो। और कोई बताना चाहता है? सही जवाब है गलत है? पहले बताइए। गलत है तो सही, सही कौन बता सकता है मुझे? पीछे जाएंगे। हाँ कौन बोला? पीछे ही जाएंगे। यहाँ से, यहाँ नहीं आया ना मैं? अच्छा आ चुका हूँ ना मैं, यहाँ से पूछ लेता हूँ। हाँ बताइए बताइए। हेलो सर, मेरा नाम चैतन्य कलानिया है। जो भारत संघ है वो 21 जून 2023 को मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र में है ना? आराम से, क्या हो गया? जवाब सही है तो घबरा क्यों रहे हो? अवार्ड आपका ये कहीं जाएगा नहीं। नाम बताइए अपना। मेरा नाम चैतन्य कलानिया है। चेतन, बड़ा फेमस नाम है हमारे। चैतन्य, क्या मुझे लगा चेतन नाम है आपका। चैतन्य बहुत बहुत शुभकामनाएं, तालियां एक बार हो जाएं। रिलैक्स, इजी है ना? बिल्कुल सही जवाब है 21 जून 2023। 2015 गलत जवाब था। मेरा सवाल क्या था कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका में किस वर्ष में मनाया गया था। ठीक है, तो आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ मैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून 2023 को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में 9वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया था। यह आयोजन उनके अमेरिका दौरे के दौरान हुआ था। आपको बताना चाहता हूँ इस कार्यक्रम में 180 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष, अमेरिकी राजदूत और बहुत सारे गणमान्य मतलब अतिथिगण थे इसमें। आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस आयोजन ने अपना नाम दर्ज कराया कहां पर? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। क्यों? जिसमें सबसे अधिक राष्ट्रीयताओं ने मतलब लोगों ने एक साथ मिलकर के योगाभ्यास किया था। तो ये बेंचमार्क सेट करता है इंडिया। ताले एक बार जोरदार बजा दीजिए। तो योगा क्यों ज़रूरी है, योगा का महत्व क्या है, इस बात को हमसे शेयर करने के लिए, हमसे साझा करने के लिए एक और एक्सपर्ट हमारे बीच में आए हुए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे मिस्टर संदीप अग्रवाल जी का। ताले प्लीज एक बार जोरदार हो जाएं। ये भी एक यूनिवर्सिटी से आए हैं। प्लीज सर। संदीप सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। योगा का महत्व और योगा कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? धन्यवाद। योगा का जो महत्वपूर्ण है, योगा क्यों मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है,
योगा अपने शरीर को शारीरिक मानसिक रूप से संतुष्ट रखता है। पूरे दिन आदमी स्वस्थ रहता है, बॉडी पूरी स्ट्रेचिंग रहती है। अगर पूरी बॉडी स्ट्रेचिंग रहेगी तो अपन पूरे दिन स्वस्थ रहेंगे, मानसिक रूप से संतुष्ट रहेंगे और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। जी, योगा क्यों मनाया जाता है ये तो पॉइंट हुआ। अब योगा किस दिन मनाया जाता है? वो 21 जून को अपन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। इसका प्रस्ताव एक्चुअली दिसंबर 2014 में पारित हुआ था, जो 69वें सत्र में जो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि योग अति महत्वपूर्ण है, जो शारीरिक और मानसिक रूप से आदमी को स्वस्थ रखता है। इसके लिए इसकी जो डेट डिसाइड हुई थी वो 11 दिसंबर 2014 में इसको प्रस्ताव लिया गया था। 21 जून की डेट इसकी डिसाइड हुई थी। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां एक बार जोरदार हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलिए, एक और बेंचमार्क सेट जो इंडिया ने किया है। तो सवालों का और जवाबों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से विराम के बाद। आज के कार्यक्रम प्रायोजक हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, यूईएम जयपुर एंड कोलकाता। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। क्या हुआ या किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ है? ये तो मैं बता चुका हूं। उसका नाम क्या बता दीजिए। कहाँ है? इंडिया में है। नाम क्या है वो बता दीजिए आप, तो आपको मैं अवार्ड दे दूंगा। पीछे ही जाएंगे, है ना? नहीं, मैं आगे से पूछ लेता हूं, बट स्माइल पहले मैं देखूं। इनको बाद में याद आया कि मैं भी हाथ खड़ा कर लेती हूँ। आंसर तो मुझे भी इसका आता है। चले कॉर्नर से ले लेते हैं इस बार, है ना? बीच में से ले रहा हूँ, ठीक है जी। चिनाब रेल सेतु। चिनाब रेल सेतु। नाम बताइए अपना। अनुज पलसानिया। अनुज पलसानिया। जवाब सही नहीं लग, सही है? सही है? तालियां हो जाए एक बार जोरदार से इनके लिए। आप बीच में से लिया तो मुझसे नहीं पूछा। तकलीफों का अंत होगा, भगवान पे भरोसा रखिए आप। बट अभी सही जवाब है, इसके लिए एक बार तालियां बजा दीजिए जोरदार। जी हाँ, प्राउडली एज अ प्राउड इंडियन वी शुड रियली प्राउड ऑफ दिस थिंग, क्योंकि हमारे देश की बात होती है जिसने दुनिया में अपना परचम लहराया है। क्योंकि आपसे मेरा सवाल क्या था कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है, और बिल्कुल हमारे देश में। इसका मैं आपको हिंट दे चुका था। आंसर आपका सही है, चिनाब रेल सेतु। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 6 जून 2025 को इसका उद्घाटन किया गया था। यह पुल जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है और चिनाब नदी पर बना हुआ है। यह पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। इसकी ऊंचाई नदी तल से 359 मीटर की है, जो एफिल टावर से भी ऊंचा है। तालियां एक बार जोरदार बजा दीजिए। चलिए, स्वास्थ्य की बात हो रही है तो एक रैंडम क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप मुझे बता सकते हैं कि क्योंकि ब्लड एक ऐसी चीज़ है हमारी बॉडी में जो किसी फैक्ट्री में नहीं बनता है, और जून के मंथ में ही अगर मैं बात करूं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। आप मुझे तारीख बता सकते हैं कब मनाया जाता है? जो बता देगा मैं उसको पुरस्कार दे दूंगा। एक हाथ यहाँ से खड़ा हो चुका है, एक हाथ यहाँ से खड़ा हो चुका है। आपके पास मैं आता हूँ, पहले मैं इनके पास आऊँगा। देखते हैं ये जी 14 जून को। नाम बताइए अपना। राहुल चौधरी। राहुल चौधरी, हंस के बताइए, मुस्कुराइए, मतलब आपका जवाब सही है। राहुल चौधरी बिल्कुल सही जवाब है आपका। पक्का कंफर्म है आप? सर। ताली एक बार जोरदार हो जाए इनके लिए। राहुल, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मिलिट्री की तैयारी कर रहे हो आप? सर
तो उससे नहीं, अच्छी बात है, डिसिप्लिन अनुशासन हमारी मिलिट्री में होता है। छोटे छोटे बाल, ये भी कहीं ना कहीं एक आइडियल है मिलिट्री, इसीलिए मैंने आपसे पूछा विद ड्यू रिस्पेक्ट, बट बिल्कुल जवाब ऐसी था। 14 जून, ताले एक बार जोरदार हो जाए इनके लिए। 14 जून को मनाया जाता है दिन, क्यों मनाया जाता है? टू मोटिवेट, टू इंस्पायर, लोगों को इसको इंस्पायर करना, मोटिवेट करना कि वो रक्तदान की तरफ बढ़ें, और जो रक्तदान की प्रक्रिया है ये सुलभ हो और सब तक पहुँचे, लोग इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये फैक्ट्री में नहीं बनता है। इतनी आधुनिक दुनिया हमारी हो चुकी है, फिर भी अगर किसी को ब्लड चाहिए तो वो इंसान ही दे सकता है, किसी फैक्ट्री में नहीं बन सकता है। ताली एक बार जोरदार बजा दीजिए। अगर भारत की बात करें तो टेक्नोलॉजी में भी हम बहुत एडवांस हो रहे हैं। योगा पद्धति अगर हम देते हैं तो हम ये भी मानते हैं कि हमारा जो लोहा है टेक्नोलॉजी में, वो भी हम मनाते हैं दुनिया को। अब इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल आ रहा है, भारत देश जिसमें अगर हम बात करें हमारे मेक इन इंडिया की, तो तेजस जैसे फाइटर जेट्स भी हमारे मेक इन इंडिया का एक पार्ट रहे हैं। एक और इससे जुड़ा हुआ ही मेरा क्वेश्चन आ रहा है, आपको मुझे बताना है कि भारत द्वारा विकसित किया जा रहा, मतलब स्टिल इन द प्रोसेस है, 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट जो किया जा रहा है उसका नाम क्या है? 5th जनरेशन फाइटर जेट इंडिया में बन रहा है, इंडिया उसको बना रहा है, आपको मुझे उसका नाम बताना है। पीछे से बात बूत करके थोड़ा सा एक आध हाथ और खड़े हो गए, आ जाता हूँ अभी, नहीं तो फिर कमेंट आएगा। पीछे चले गए, खड़े हो जाइए आप, माइक हाथ में ले लीजिए, बताइए। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसको हम एम का कह सकते हैं? यस। नहीं कह सकते? यस सर। कैसे? अपना नाम बताइए। चेतना कुमार। चेतना, लाइए ये ले लीजिए। तालियां चेतना के लिए जोरदार बजा दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है ये एम का, यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये 5th जनरेशन स्टील फाइटर जेट है जिसको इंडिया में बनाया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि DRDO और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA द्वारा इसका जो निर्माण है वो किया जा रहा है। ये क्यों किया जा रहा है? ये विमान भारतीय वायुसेना और नौसेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान, जैसे DRDO मैंने बताया, और ADA द्वारा इसको बनाया जा रहा है। और बहुत जल्द हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारी नौसेना और हमारी जो एयरफोर्स है उसको ये मिले स्वदेशी प्रोडक्ट, तो स्वदेशी अपनाएं, क्योंकि स्वदेशी जो बात है उसकी बात ही अलग हो जाती है। ताली एक बार जोरदार बजा दीजिए एमका के लिए भी। अच्छा, एक अवार्ड होता है दुनिया में, एक मतलब वर्ल्ड लेवल पे इसका रिकग्निशन होता है, वो होता है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड। मेरा सवाल उससे जुड़ा हुआ है, जो सिटी में ग्रीनरी ज़्यादा देखी जाती है या ग्रीनरी को प्रमोट जो सिटी कर रही होती है, ये अवार्ड उस सिटी को दिया जाता है। 2022 में, मतलब वर्ष 2022 की बात कर रहा हूँ, इंडिया की एक सिटी ने भी अवार्ड जीता था। बस वो सिटी का मुझे नाम बता दीजिए कि 2022 में कौन सी शहर है जिसने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जीता। सिटी का नाम बता दीजिए, इंडिया की कौन सिटी थी वो? यस, हाँ, यस के बाद यहां से आ रही है, बाय। यहां से नहीं लिया मैंने, अच्छा मैं यहां आ गया हूं, पहले यहां से ले लेता हूं फिर मैं उधर से ले लूंगा। रेड टी शर्ट वाले भैया। हैदराबाद। हैदराबाद, या नाम बताइए अपना। हर्ष वर्मा। हर्ष वर्मा, हैदराबाद इन्होंने बताया है। सही है? कोई और आंसर है मैम? सही है आंसर है, कोई और आंसर है? ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं मैम के पास कोई और आंसर बता रही है। मैम जी, मैम क्या आंसर है बताइए। सर उदयपुर। उदयपुर को दिया गया था, ओके। और कोई बताना चाहता है? और क्या जवाब? जवाब यही है, कोई और है? यही है। सही कौन सा है, उदयपुर या हैदराबाद? हैदराबाद। बस तो फिर खड़े हो जाइए आप, तालियां आपके लिए जोरदार होनी चाहिए। हर्ष के लिए तालियां हो जाए जोरदार वाली। मैं आ रहा हूं तो मुझे अच्छा, तो मतलब तैयारी करके तो आए थे, लेकिन क्योंकि रहे हैं, बोले मैं वहाँ रहा हूँ, इन्होंने जब मैंने इनको पुरस्कार दिया तो बोले मैं वहाँ रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है। तो तैयारी भी करके आए थे, प्लस इसके बारे में इसलिए पता था, वहाँ पर रहे हुए हैं। तालियां एक बार जोरदार हो जाए इनके लिए। जी हाँ, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 में हैदराबाद को दिया गया था। बताना चाहता हूँ मैं आपको,
दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया के जेजू, ये एक जगह है, जेजू बोलते हैं, जोजू बोलते हैं, मैं एग्जैक्टली इसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, बट शायद जेजू या जेजू इसका बोला जाता है। इस शहर में 14 अक्टूबर को आयोजित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स AIPH ने 2022 के अंदर वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड्स में हैदराबाद को यह पुरस्कार दिया था। और हैदराबाद की जो गवर्नमेंट है, हैदराबाद के जो लोग हैं, उन्होंने ये वादा भी किया था कि इसको वो कंटिन्यू रखेंगे। और सिर्फ हैदराबाद ही नहीं बल्कि पूरी इंडिया में हमें इस तरह के बेंचमार्क को स्थापित करना है। तालियां प्लीज़ एक बार जोरदार बजा दीजिए। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ, क्योंकि बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं कि आप मेरे पास नहीं आ रहे, आएंगे, मौका आपको दे रहे हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको मुझे बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, कब मनाया जाता है? और हाँ, हाथ खड़े हो चुके हैं, अभी ट्विस्ट डाल रहा हूँ मैं, कहानी में ट्विस्ट। आपको ये बताना है कि 2025 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की क्या थीम रखी गई है। तो किस दिन मनाया जाता है, थीम क्या है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की 2025 में? अरे हाँ, अब की बार नहीं आता तो मुझे लगता है कि तुम यहीं आने वाले थे। यस सर, पूरा इधर तक आकर के रास्ते रोकने वाले थे। वैसे ही मैं थोड़ा डर गया, अब की बार ऐसे बोला यस सर। हाँ जी, 5 जून को आराम से आ गया हूं मैं अब जी। 5 जून को प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करना। ओके, 5 जून को ही करना है, बाकी दिन नहीं करना है। थीम है सर, ये थीम है ये। अवार्ड लेके जा रहा हूँ मैं? नहीं, अवार्ड आपके पास आ चुका है। नाम बताइए अपना। शिवांश नाम है, ठीक। भगवान के ऊपर विश्वास हो गया कि भगवान अगर दे रहे हैं, देर नहीं है। तालियां शिवांश के लिए जोरदार बजा दो जोरदार। शिवांश डराते नहीं है यार, मतलब ठीक है तो, लेकिन बहुत टाइम से मैंने कहा था ना, बहुत कई बार ऐसे लोगों के पास भी आता हूँ जो बहुत सारे सवालों पे हाथ खड़े कर रहे हैं, आप उनमें से एक हैं। तालियां एक बार इनके लिए जोरदार हो जाएं। जी हाँ, 5 जून, 5 जून को ये दिन मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और 2025 की थीम जो मैंने आपसे पूछी थी वो है प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। इस पे केंद्रित बेसिकली ये 2025 की थीम रही। बताना चाहता हूँ आपको, दशकों से प्लास्टिक प्रदूषण दुनिया के हर कोने में फैल रहा है। फिर हम बात करें हमारे पीने के पानी, आजकल आप देखते हैं अगर आप बाहर जाएंगे तो जो वाटर बॉटल्स आप खरीदते हैं वो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं। बहुत रेयरली, आई थिंक 0.1% में आपको कांच की बॉटल्स नहीं मिलेंगी, यूजुअली आपको मिलती हैं प्लास्टिक बॉटल्स मिलती हैं। खाने का जब हम सामान पैक कराते हैं तो प्लास्टिक उसमें बहुत यूज़ होता है, जो नहीं होना चाहिए। इसका हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, नॉट गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट, दोनों के लिए सही नहीं है। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए प्लास्टिक प्रदूषण की चिंता क्योंकि बढ़ रही है, एक बड़ा विषय है, इसको कम किया जाए। ये जो इसके चैलेंजेस हैं इससे हम पार पाएँ, इसको देखते हुए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे जो थीम रखी गई वो है प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। हम लोग भी आज क्यों ना एक प्लेज लें कि प्लास्टिक का जितना हो सके कम से कम उपयोग करें, जिससे कि हम अपने आने वाली जनरेशन को भी एक अच्छा बेहतर कल दे सकें। तालियां प्लीज़ एक बार जोरदार बजा दीजिए। बड़ा अच्छा लगता है जब हम दूरदर्शन पे इस एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं, जब वो बोलता है मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। दोबारा एक बार बोलिए, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। इसी आगे बढ़ते हुए कड़ी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल आपके पास आ रहा है। डिजिटल इंडिया, जिसका सपना हमारे माननीय प्रधानमंत्री और हमारी सरकार ने देखा, आज कहीं ना कहीं साकार होता हुआ है। गांव-गांव, कोने-कोने में डिजिटल इंडिया अपनी पकड़ बना चुका है। फिर चाहे आप UPI पेमेंट्स ले लीजिए या फिर आप इंटरनेट ले लीजिए, एक रेवोल्यूशन की तरह हमारे बीच में है। मेरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ आ रहा है। सवाल ध्यान से सुनिएगा, आपको मुझे बताना है भारत का पहला 100% पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत किस राज्य में है? ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर 100% पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत एग्जिस्ट करती है और ये मान्यता प्राप्त है? राज्य बता दीजिए, मैं आपको पंचायत का नाम मैं बता दूंगा। बोले आ तो रहे नहीं है, नहीं पता, सुन लिया, कान बहुत तेज है मेरे, ऐसे नहीं यार, दम तो नहीं ऐसा नहीं यार, खड़े हो जाओ, ऐसे नहीं यार, ऐसे
ऐसे दिल टूटने वाली बातें नहीं करते हैं। आपने भी सभी पे ऑलमोस्ट हाथ खड़ा किया, इसलिए ऐसा बोल रहे हो? नहीं सर, मैं तो ऐसे ही अच्छा, मजाक कर रहा था। मजाक कर, कोई बात नहीं। आप जवाब बता दीजिए। केरला है स्टेट, केरला मान स्टेट। प्रजापति मेरा नाम है। नाम खुद ही बता रहे, बोले पुरस्कार दे दो, बाकी सब आप पूछोगे, इससे टाइम खराब करना नहीं है अपने को, सीधे सीधे केरला स्टेट का नाम है, मेरा नाम ये है। अवार्ड भी आप ले ही लेते हो, मतलब ताले एक बार जोरदार बजा दीजिए इनके लिए। इंग्लिश में केरला, हिंदी में इसको हम केरल भी कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब है आपका। और ये जवाब अपने आप में सबसे पहले तो ताली बजा दीजिए, 100% डिजिटल पंचायत, वाओ। डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करते हुए बताना चाहता हूं आपको, पुल्लम पारा ये पंचायत है देश की पहली 100% डिजिटल साक्षर पंचायत, इसको घोषित किया गया है। यहाँ के सभी नागरिक डिजिटल साक्षरता उनको प्रदान करी गई है, उनको सर्टिफाई किया गया है। और आज के टाइम पे दिस इज द फर्स्ट एवर पंचायत इन इंडिया जिसको 100% डिजिटल साक्षर माना गया है, इसको अप्रूव किया गया है। तालियां प्लीज एक बार जोरदार बजा दीजिए इनके लिए। तो अब जो सवाल आपके बीच में आने वाले हैं वो मैं नहीं, तो सवालों का और जवाबों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से विराम के बाद। आज के कार्यक्रम प्रायोजक हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, यूईएम जयपुर एंड कोलकाता। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है, भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है, भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। कहानी में थोड़ा सा हम ट्विस्ट डालेंगे। अभी आपने देखा कि योगा से जुड़े हुए क्वेश्चंस आ रहे थे, योग की हम बात कर रहे थे। अब यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हमारे बीच में आए हुए हैं जो यहाँ पर योगासन करके दिखाएंगे और मेरे सवाल उसी से जुड़े हुए आएंगे कि वो योगासन कौन से हैं। तैयार हैं आप लोग? तो आइए चलते हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। ताली एक बार जोरदार बजा दीजिए। तो इन योगा आसन को परफॉर्म करने के लिए मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ डॉक्टर रमाकांत मिश्रा, आप यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से, उनकी टीम। तालियां प्लीज एक बार जोरदार हो जाए इनके लिए। तो पहला आसन, तो आपको बताना है कौन सा आसन है ये, कौन बताना चाहता है? यहां से पूछ लेता हूं जी। गरुड़ासन। गरुड़ आसन। गरुड़ासन सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। क्या बात है, मैं अवार्ड लेके आना भूल गया, इनके लिए तालियां जोरदार बजा दीजिए एक बार। तो पहले नाम बताइए अपना। निहाल। निहाल, तालियां प्लीज एक बार जोरदार निहाल के लिए, बहुत बढ़िया। ये आसन, अब ये जानते हैं कि आसन क्यों जरूरी है, क्यों करना चाहिए, किसे करना चाहिए जी। ये गरुड़ासन है और ये परंपरागत आसनों में माना जाता है और ये एक संतुलन के लिए बहुत अच्छा आसन है। संतुलन बैलेंस बनाने के लिए, कभी जैसे लगता है ना वैसे बहुत से कहते हैं कि मेरा एक पैर स्ट्रांग है दूसरा वीक है, तो दोनों पैरों से आप बैलेंस बनाते हैं। और जो जिनकी हाइपर एक्टिविटी होती है, ब्रेन जिनका बहुत ज़्यादा नेगेटिव चलता है या एक जगह फोकस नहीं कर पाते, स्टूडेंटों के लिए बहुत अच्छा है कि जैसे ही आपके मन में विचार आएगा आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा। और आंखें बंद नहीं करते, इसमें एक पॉइंट को लगातार देखना होता है, उससे हमारा बैलेंस बनता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, तालियां। और जिनको भी पैरों में दर्द रहता है, जैसे ज़्यादा देर अपन खड़े रह लिए, काफ पेन होता है, थाई मस्कुलर पेन होता है, उसके लिए बहुत अच्छा आसन है। थैंक यू सो मच, तालियां प्लीज एक बार जोरदार हो जाए जी। अगला आसन, जी हाँ, इस आसन का आपको मुझे नाम बताना है।
अच्छा हो जाइए मैम, खड़े हो जाइए आप। पूरे हंसते हुए मुस्कुराते हुए जी, नाम बताइए। माई सेल्फ डॉक्टर मीनू दैया, और ये त्रिकोण आसन है। सही जवाब है, क्या बात है। तालियां एक बार मैम के लिए जोरदार हो जाएं। त्रिकोण आसन सर क्यों ज़रूरी है, किन्हें करना चाहिए? ये साइड बेंडिंग अभ्यास है। अगर हम देखें कि हम दिन भर की रूटीन में साइड बेंडिंग नहीं होती, या तो हम आगे झुक रहे होते हैं या पीछे झुक रहे होते हैं, तो साइड मसल्स के लिए बहुत अच्छा है, कंसंट्रेशन के लिए अच्छा है, और साइड मसल्स के कारण जो क्रैम्प्स आते हैं, साइड दर्द होता है, वो नहीं होगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, इसके लिए अच्छा आसन है बहुत स्टूडेंटों के लिए। थैंक यू सो मच सर। जी जी हाँ, आपको मुझे इस आसन का नाम बताना है। अब सब हंसी रहे हैं कि बोले आप हंसी पे आ रहे हैं तो हम हंस के दिखा देते हैं। दो हाथ खड़े कर दिए हैं। चलिए मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आपके पास आ जाता हूँ जी। सर वॉरियर पोज है। वॉरियर पोज है ये? हाँ जी। वॉरियर पोज आसन को कहलाते हैं। नाम बताइए अपना। पुष्पांजलि शर्मा। पुष्पांजलि शर्मा जी, तालियां एक बार जोरदार हो जाएं पुष्पांजलि जी के लिए। क्यों करना चाहिए सर ये आसन, किस लिए लाभदायक इसको है? हिंदी में वीरभद्रासन कहते हैं, और ये आसन आपकी बैको बेंडिंग के लिए बहुत अच्छा है। जब आप आगे नी बेंड कर रहे हैं तो थाई के लिए अच्छा है, पीछे वाला काफ और इनर थाई आपकी स्ट्रेच हो रही है, लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। कोविड के दौरान ये आसन काफ़ी प्रभावशाली रहा, जिनको ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था उनको करवाने में, खासकर यूथ के लिए। अगर आप सुबह डेली करते हैं तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप अपने आप को वार्म अप कर सकते हैं सुबह सुबह एक जगह बैठ के। इसीलिए इसको वीरभद्रासन मतलब शिव का जो रुद्र रूप है ना, जब सती की डेथ होती है तो जब शिव का जो रूप है, रुद्र रूप, एग्रेसिव पोजीशन है, वो वीरभद्रासन कहलाता है। क्या बात है, तालियां प्लीज एक बार जोरदार। तो आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ाने वाला आसन है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो सवालों का सिलसिला ऐसा चल रहा है, मन कर रहा है कि मैं आपसे सवाल पूछता जाऊं, आपके जवाब आते जाएं। सबसे पहले तो अपने लिए तालियां बजाइए, क्या जोश, क्या जुनून था आपका। तालियां एक बार जोरदार हो जाएं। लेकिन समय हमें कहीं ना कहीं रोकता है। फिर मिलेंगे प्रश्नोत्तरी के इस कार्यक्रम में। आप अगर हमारे साथ में प्रश्नोत्तरी में आना चाहते हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हमारे साथ आप सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और हाँ, वेव्स WAVES इसको अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करना ना भूलेगा। चलते चलते आइए एंजॉय करते हैं रंगारंग प्रस्तुति। तालियां एक बार जोरों से शोरों से बजा दीजिए अपने लिए, कम ऑन।
जी तो हमारा जेठ जी तो घर रा पाटवी सा, हमारा जेठ जी तो घर रा पाटवी सा, हमारा जेठानी तो घर रा मालक सा, हमारा जेठानी तो घर रा मालक सा, हमारी जेठानी तो घर रा मालक सा, इड़ लहरिएरा ओ इड़ लहरिएरा 200 रुपया रोकड़ा सा, इड़ लहरिएरा 200 रुपया रोकड़ा सा, मन ले दो जी बादीला ढूला लहरियो सा, मन ले दो जी बादीला ढूला लहरियो सा। म्हारो देवरियो तो ओ म्हारो देवरियो तो तारा बिचलो चंद्रो सा, म्हारो देवरियो तो तारा बिचलो चंद्रो सा, म्हारी देवरानी तो आभा मारी बिजली सा, म्हारी देवरानी तो आभा मारी बिजली सा, ओ म्हारी देवरानी तो आभा मारी बिजली सा, इड़ लहरिएरा ओ इड़ लहरिएरा 200 रुपया रोकड़ा सा, इड़ लहरिएरा 200 रुपया रोकड़ा सा, भाग ले दो जी भाई सारा बिना लहरियो सा, भाग ले दो जी भाई सारा बिना लहरियो सा। आज के कार्यक्रम के प्रायोजक हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, यूईएम जयपुर एंड कोलकाता।